से लेके हेल्थ से लेके हर फील्ड में, स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, हर फील्ड में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है वो हम सब के लिए, और वो बहुत पहले से जिसकी इच्छा भी थी, जिसकी डिमांड भी थी, और ये होना चाहिए था, लेकिन 2014 के बाद जो गति आई है, शक्ति आई है, वो अपने आप में अनूठी है। तो इस यात्रा को भी हम सेलिब्रेट करें मिलकर, और फ्यूचर के लिए, जबकि अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में अगले 2047 तक, यानी जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्षों की यात्रा पूरी कर रहा होगा, तब ये देश और देश के साथ हमारा इतना खूबसूरत हिस्सा पूर्वोत्तर का, उसके 8 राज्य कहाँ होंगे, किस रूप में होंगे, इस बात की भी एक भावभूमि, एक तैयारी, एक सोच, एक विजन जो प्रधानमंत्री महोदय का है, उसके हिसाब से उसको जानने का और उसके हिसाब से आगे बढ़ने का भी एक समय है, उसको संकल्प लेने का समय है। तो संकल्प से सिद्धि हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास को, उसके उसके तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उसके डेवलपमेंट को, और उसे जो ऑनर मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, जो उसका संरक्षण हो रहा है। आप जानते हैं डोनर मंत्रालय, विशेष मंत्रालय इसी बात के लिए डेडिकेटेड है कि हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के ऑल राउंड डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। तो आप सभी का इस नॉर्थ ईस्ट सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। रिक्वेस्ट आप सभी से यही है, क्योंकि ये बस सब समय निकट है, आज का कार्यक्रम ऑफ फॉर्मली हम उसकी शुरुआत करेंगे। रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि अपने मोबाइल फ़ोन आप साइलेंट मोड पर ज़रूर कर लें। प्लीज़ इंश्योर कि आपके मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर हों। प्रोग्राम के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कोई मूवमेंट ना करें, इस बात के लिए भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो किसी तरह की कोई मूवमेंट होती है तो थोड़ी सी उससे डिस्टर्बेंस होती है। अगर कोई पिक्चर लेनी हो, वीडियो बनानी हो, तो अपनी जगह से बनाएं, खड़े मत हों या मूवमेंट ना करें, उसके लिए ये रिक्वेस्ट है। वैसे हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है जो आपको फोटोग्राफ्स भी अवेलेबल कराएगी, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें ये उपलब्ध होंगी, तो इसलिए उसकी चिंता ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज इसको सेलिब्रेट करें हम, अपने 9 साढ़े 9 वर्षों की जो हमारे पूर्वोत्तर की विकास यात्रा है, उस यात्रा को सेलिब्रेट करें, उसके रिच हेरिटेज को, कल्चर को, हर एस्पेक्ट को सेलिब्रेट करें, और री एनर्जाइज करके अपने आप को अगले वर्षों के लिए इस यात्रा को, इस जर्नी को हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। आप सबका इसी विजन, इसी संकल्प, उसके साथ आप इकट्ठे हुए हैं, आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, देवियों सज्जनों। Ladies and gentlemen, the last decade has actually been a success story in the northeastern region. The distance between Brahmaputra and Jamuna now seems significantly bridged, symbolizing closer national integration and also connecting hearts with heart. This has been achieved through a multifaceted approach to development, embracing improvements in infrastructure, advancement in mobile network, enriched cultural landscape, focus on power sector, tourism, skill development, innovative cultural and agricultural practices, and so on. We are about to celebrate this moment and yet another celebration, a day, a historical day, celebrating the creation of a center which will serve as a place for Northeast region people to come together as a melting pot, where many ideas will be incubated and developed. It'll be a place where creativity and innovation will be generated. With those words, we once again welcome you all and again request you all to keep your electronic gadgets on silent mode.
देवी सज्जनों, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप प्लीज़ बैठ जाएं, मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर ज़रूर कर लें। ऑनरेबल चीफ गेस्ट और डिग्निटरीज हम सब के बीच यहाँ पहुँचने वाले हैं। टाइम हो चुका है प्रोग्राम शुरू होने का। और इस प्रोग्राम की जो फॉर्मल एक सेशन है हमारा प्रोग्राम का, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग एक पार्ट जो है, कलरफुल पार्ट आप कह सकते हैं, हमारी कल्चरल परफॉर्मेंसेस का भी है। नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स की बहुत ही खूबसूरत जो हमारी डांस की ट्रेडिशंस हैं, उनका रंग आप इस मंच पर देखेंगे। और फिनाले के रूप में सारे स्टेट्स के आर्टिस्ट अपने अपने फॉर्म्स के साथ इस स्टेज पर एक परफॉर्मेंस का हिस्सा बन करके आएंगे। वो भी एक अलग तरह की फीलिंग है, क्योंकि जिस तरह से हम एक स्टेट दूसरे स्टेट के बीच का रिश्ता है, रीजन का रिश्ता है, फिर एक देश के रूप में हम सभी भारतवासी हैं, तो इस रूप में ये रिलेशनशिप, ये कनेक्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको फील करने का मौका आपको उन कल्चरल परफॉर्मेंसेस के माध्यम से मिलेगा। तो जस्ट फॉर्मल पार्ट के बाद वो पार्ट भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऑनरेबल मिनिस्टर्स जब यहाँ से एग्जिट करेंगे, निकलेंगे, उसके तुरंत बाद वो परफॉर्मेंस शुरू होगी, इसलिए आप लोग अपनी जगह पर ही बैठे रहेंगे। ये पहले से आपको इन्फॉर्मेशन भी हम दे रहे हैं और रिक्वेस्ट भी आपसे करेंगे कि आप अपनी सीट पर ही बैठे रहेंगे, क्योंकि कल्चरल परफॉर्मेंस हम तुरंत शुरू करेंगे फॉर्मल सेशन के ख़त्म होने के तुरंत साथ ही। May I have your kind attention, please, ladies and gentlemen? As indicated, we're about to begin with our formal inauguration. In few moments from now, I would request everyone to kindly settle down with the electronic gadgets on silent mode. Right after the formal event, we would proceed to our art and culture demonstration, and we would want you to join us for the same. Thank you once again for your patience and your attention.
आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ एक बार स्वागत अभिनंदन करें। आपकी सम्मान से भरी तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजीन विभूतियों का। नमस्कार। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित उत्तर पूर्वी सम्मेलन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माननीय केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी की उनकी गर्मामयी उपस्थिति के लिए हम उन्हें नमन करते हैं और एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का। इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति है मंच पर माननीय केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरेन रिजिजू, उनका भी आपकी तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति के लिए। केंद्रीय डोनर और सहकारिता मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री श्री बी एल वर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। दिव्य सज्जनों, इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है श्री चंचल कुमार जी, माननीय सचिव उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय भारत सरकार, और साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के सेक्रेटरी मिस्टर मोजेस चलाई साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। Ladies and gentlemen, we also acknowledge the presence of Padma Shri, Shri Srimati Sankhmukhi Bualchuk, who is a social worker from Aizwal, who has been empowering Mizo women and has been instrumental in promoting education, enterprise, and legal reforms amongst the Mizo women. And we also once again acknowledge everyone's presence here and a very warm welcome to the Northeastern Sammelan. Ladies and gentlemen, in Northeastern tradition, it is ritualistic to welcome our guest by presenting a horoi and a traditional muga stool. Ladies and gentlemen, we welcome our honorable guest and esteemed dignitaries on the dais by presenting a horoi, a traditional symbol of respect and honor. Also, a muga stool. May I request Padma Shri Srimati Sankhmukhi Bualchuk to kindly join us onto the stage. Ladies and gentlemen, please put your hands together as I invite on stage Padma Shri Srimati Sankhmukhi Bualchuk onto the stage. सोशल सर्विस के लिए उन्होंने जितना कुछ काम मिजोरम में मिजो वुमेन के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, अवेयरनेस के लिए किया है और जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया है, ये हम सब का सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर वो हम सब के बीच यहाँ उपस्थित हैं और उनसे हमने निवेदन किया है। माननीय मंत्री महोदय की इच्छा है, मंच पर पधारी हैं। एक बार आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है ऐसी विभूतियों का जिन्होंने समाज के लिए, अपने प्रदेश के, कम्युनिटी के लिए और देश के लिए इतना कुछ दिया है। बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अब निवेदन करूंगा माननीय सचिव उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय चंचल कुमार जी से कि वे इस अवसर पर माननीय केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और डोनर मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी का स्वागत अभिनंदन करें। और स्वागत अभिनंदन में हमारी परंपराएं, हमारे ट्रेडिशंस हमारा सबसे बड़ा संबल है, तो उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत मोगा सिल्क का स्टॉल है वो भेंट करके, जो असम की हमारे सिल्क की ट्रेडिशन है उसका एक बड़ा सुंदर रूप है, बहुत ही खूबसूरत है, वो उनका फेलिसिटेशन करने के लिए और साथ में हरोई देवी सज्जनों जो कि खास विशिष्ट मेहमानों को, अतिथियों को, किरेन रिजिजू जी का पहले स्वागत अभिनंदन मेहमान है, इसलिए माननीय मंत्री महोदय की इच्छा के अनुरूप श्री किरेन रिजिजू और इसके बाद माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, माननीय डोनर संस्कृति और पर्यटन मंत्री, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, क्योंकि डोनर मंत्रालय के माध्यम से या पर्यटन या संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से पूर्वोत्तर के लिए आप लगातार जो प्रयास करते रहे हैं और कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय केंद्रीय डोनर और सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी एल वर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति है, आपकी तालियों के साथ उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मिस्टर मोजेस चलाई, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के ऑनरेबल सेक्रेटरी, उनका भी स्वागत करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं चंचल कुमार जी से। Ladies and gentlemen, we also welcome with a horoi and a stole
पद्मश्री श्रीमती संगमुखी बोलचुक। ऑनरेबल मिनिस्टर सर अपने हाथों से हरोई भेंट कर रहे हैं। ये सम्मान, ये परंपरा का सम्मान है, उनके योग्यता और उनके कंट्रीब्यूशन का ये सम्मान है देवियों सज्जनों, जिन्होंने सोशल सर्विस के माध्यम से इतनी सेवा की है समाज की और लोगों की। और Once again, a very warm welcome to everyone present here. In Indian tradition, it is customary to begin any auspicious occasion by lighting a ceremonial lamp. May I request our honorable guest and our dignitaries on the dais to kindly light the ceremonial lamp and mark the beginning of the occasion. माननीय केंद्रीय डोनर संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, माननीय श्री किरण रिजिजू जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा जी, ऑनरेबल चंचल कुमार जी, ऑनरेबल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मोजेस चलाई साहब, एंड ऑनरेबल मैडम, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू द लैम्प लाइटिंग। लैम्प लाइटिंग के लिए ये हमारी इतनी सुंदर विरासत है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, और इसके ज़रिए हम सबकी खुशी के लिए, सबके बेहतरी के लिए, सबके खुशहाली के लिए कामना करते हैं, ताकि ये हमारा भारत देश और भारत देश का हमारा वो पूर्वोत्तर प्रदेश है, जितने भी हैं, जिसे अष्टलक्ष्मी कहकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सदैव सम्मान दिया, गरिमा दी और उनको प्राथमिकता दी है, ऐसे सभी प्रदेशों की तमाम विरासत को भी हम नमन करते हैं इसके माध्यम से। बहुत बहुत आभार ऑनरेबल सभी डिग्निटरीज का, सभी विभूतियों का, इस स्नेह के लिए, इस कृपा के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए देवियों सज्जनों। Ladies and gentlemen, the diya when lit in its energy, and this is the energy that travels to the universe as a prayer for global peace and solidarity. We once again thank our dignitaries on the dais for lighting the ceremonial lamp. May I now request Secretary Ministry of Donor, Shri Chanchal Kumar ji, to kindly present the welcome note. Shri Chanchal Kumar ji. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, माननीय मंत्री पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय श्री किरण रिजिजू जी, माननीय राज्य मंत्री उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय एवं सहकारिता श्री BL वर्मा जी, हमारी पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती सांखुमी भूलचुआक जी, श्री मोजेस चलई सेक्रेटरी NEC, आज इस सभागार में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, मीडिया के पत्रकार, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में उत्तर पूर्व महोत्सव सम्मेलन में मैं स्वागत करता हूं। महोदय, आपके मार्गदर्शन और उपस्थिति से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के विकास के प्रति हमारी भावना और मजबूत हुई है, हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत के समृद्ध संसाधनों का द्योतक है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ के कुशल मानव संसाधन, इनको ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी विकास की योजनाएं बनानी होती है। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि केंद्र सरकार के द्वारा हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को जानते हुए, उसी दृष्टिकोण से हम योजनाएं बना रहे हैं और विगत 10 वर्षों में हम लोगों ने काफ़ी प्रगति की है। सरकार ने इस दृष्टिकोण और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के चुनौतियों को समझते हुए ही कई योजनाएं, कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्वीकृत किए हैं, उससे चलाया जा रहा है। हमने बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स के उद्यमी हैं उनको मदद किया है, किसानों को मदद की है, वहाँ के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने मदद किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, पर्यटन आदि क्षेत्रों में जो आधारभूत संरचना होती है, बुनियादी ढांचा होता है, उसे हमने मजबूत किया है। विगत 10 वर्षों में हमने लगभग 54 मंत्रालय के कार्यों को जो हम समीक्षा करते हैं तो हमने पाया है कि लगभग 4 लाख
20,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि इन सिर्फ 54 मंत्रालयों ने खर्च किया है पिछले 9 वर्षों में, और इसके अलावा बाकी मंत्रालय का खर्च है वो इसके अलावा है। वस्तुतः इसी का कारण, इसी प्रयासों का नतीजा है कि हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.17% है। पिछले कुछ वर्षों में कई योजनाएं हम लोग वहाँ पर ले रहे हैं। वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण देते हुए हम वहाँ के राज्य सरकारों को भी मदद करते हैं कि वो योजनाओं को ठीक से क्रियान्वित कर सकें, कार्यान्वित कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। उत्तर पूर्वी राज्यों में पर्यटन, उद्योग, कृषि, उद्यमता के क्षेत्र में संभावनाओं को हम लोग देखते हुए कई नई योजनाएं हम लोगों ने स्वीकृत की है। जैसा कि आपने देखा होगा, कई मेडिकल कॉलेजेस, रोड के प्रोजेक्ट्स, पर्यटन के कई स्काई वॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर। आज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम डिवाइन योजना के अंतर्गत जो हम लोगों ने गुवाहाटी के पास कामाख्या मंदिर के परिक्षेत्र में विकास की जो योजना थी, उसे उन्होंने शिलान्यास उसका किया है। यह योजना उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा ही स्वीकृत की गई थी। विगत 10 वर्षों में हम लोग पीएम डिवाइन योजना, स्कीम्स ऑफ एनईसी योजना, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत हम लोगों ने कई हज़ार करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दी है और वो वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है। हम उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय महोदय, आज के सम्मेलन में आपके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाएगा हम उसका पालन करेंगे और हम अपनी योजनाओं को इस प्रकार से बनाएंगे कि वो वहाँ के जनता की अपेक्षाओं को पूरा करे। आज के दिन ही मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2 योजना, एक नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूट जो 116.38 करोड़ की लागत से स्वीकृत हुआ है, इसका शिलान्यास माननीय मंत्री के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। साथ ही बराक हॉस्टल, जेएनयू के हॉस्टल जो 28.67 करोड़ से बनाई गई है, उसका आज उद्घाटन भी माननीय मंत्री के कर कमलों को द्वारा किया जाएगा। पुनः माननीय महोदय, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जो आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए, आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इस सम्मेलन के नतीजे से हमें आगे के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार श्री चंचल कुमार जी, माननीय सचिव डोनर, भारत सरकार। देव सज्जनों, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि पूर्वोत्तर के विकास में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो विजन, जो उनकी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज़ हैं, भारत सरकार के सभी मंत्रालय, डोनर के साथ साथ चाहे वो कल्चर हो, टूरिज्म हो या अन्य तमाम मंत्रालय, बहुत ही डेडिकेशन के साथ इस पूरी यात्रा को उन्होंने बहुत संबल दिया है। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर हमारे सामने दर्शक दीर्घा में माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक जी की उपस्थिति है। साथ ही डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी जो कि विदेश मंत्रालय में और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, आप दोनों की भी उपस्थिति है। आप दोनों से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आएँ और मंच पर आकर अपना, सर आइए प्लीज़। माननीय जी किशन रेड्डी जी की इच्छा है और उनका अनुरोध भी है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी और प्रतिमा भौमिक जी, इन दोनों का हम इस मंच पर आगमन पर इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और साथ ही उनसे निवेदन है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और माननीय सचिव महोदय से, चंचल कुमार जी से निवेदन है कि इन दोनों विभूतियों को, प्रतिमा भौमिक जी को, ये स्टॉल हमारे असम की अपनी परंपरा का सुंदर रूप है, मोगा सिल्क का, और एक होड़ाई जो कि एक स्मृति चिन्ह के रूप में उन्हें भेंट करें। और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री, उनका भी इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। देवियों सज्जनों, पुनः अभिनंदन आप सभी का। आप सभी जानते हैं वर्ष 2014 में पहली बार देश की बागडोर संभालते ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के बहुत साफ संकेत दिए थे कि पूर्वोत्तर का ऑल राउंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, और उसे देश की मुख्य धारा में उसको जोड़ना, उसको सम्मानजनक स्थिति में लाना, ये उनकी प्राथमिकता होगी। अपनी इन भावनाओं और इन प्राथमिकताओं और इस विजन को प्रधानमंत्री महोदय ने अनेक बार अलग अलग मंचों पर
अपने उद्गार के रूप में, अपने स्टेटमेंट्स के रूप में, अपने भाषणों के रूप में अभिव्यक्त किया है। और उनके ये सभी वर्ड्स, एक एक वर्ड जो है उनका हमारे लिए एक मार्गदर्शक रहा है, आज भी है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के ऐसे ही भाषणों के कुछ अंश को, जो हमने एक वीडियो के रूप में तैयार किया है, उसको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि उस विजन से जो प्रधानमंत्री महोदय का है नॉर्थ ईस्ट को लेकर, उससे हम एक बार फिर से जुड़ें और भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को एक आधार दें, जमीन दें और उस यात्रा में आगे बढ़ें। आइए देखते हैं ये वीडियो। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है। केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। आज नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये कनेक्टिविटी दिलों की भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने का काम पूरा होने वाला है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आज नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण पूर्वी एशिया से भी कनेक्ट हो रहा है। बीते वर्षों में जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से हम नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए उत्साह अनेक गुना बढ़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट से वहां पर टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल मेडिसिन, ऑयल पाम, इसका पोटेंशियल बहुत बड़ी मात्रा में है। हमें पूरी तरह इस पोटेंशियल को निखारना होगा, देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनाना होगा। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी यहां के लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जरूरी है ही, एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये एक तरफ से म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे सामाजिक व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देती है। प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया है, यहां विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है।
Ladies and gentlemen, those were very enthusing and inspiring words from our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Our Honorable Prime Minister has some very inspiring vision for the Northeastern region, and a lot has been achieved following this incredible vision in the last decade. At this point, we wish to share an audiovisual highlighting some of these achievements. Presenting now the path we travel, showcasing 10 years achievement in the Northeastern region. नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में वर्णित करता है। अष्टलक्ष्मी इसलिए क्योंकि यहाँ संस्कृति भी है, सामर्थ्य भी है और संसाधन भी है, और इसलिए अष्टलक्ष्मी के विकास के लिए हमें अष्ट आधार पर काम करना चाहिए। Witnessing a new dawn of progress and prosperity, the Northeast has witnessed unprecedented increase in budgetary allocation over the last years. Government of India has heavily invested in developing infrastructure in Northeast, with mega infrastructure projects like India's longest, the Dhola Sadia Bridge connecting Assam and Arunachal Pradesh has transformed the 6-hour journey into just 1 hour. India's longest rail-cum-road bridge, the Bogibeel Bridge, made operational in December 2018 after a 16-year delay. Number of airports increased from 9 in 2014 to 17 at present. The revolutionary Make in India Vande Bharat Express has transformed rail travel in the region. From Arunachal to Tripura, Northeast states are blooming to their fullest potential for the first time. Arunachal Pradesh is creating a new landmark in infrastructure and connectivity. Arunachal Pradesh's first greenfield airport, Donhi Polo Helongi Airport, was inaugurated in November 2022. Arunachal's first flying training organization at Tezu Airport has given wings to the youth. The capital of Arunachal Pradesh, Itanagar, was connected by railway for the first time in 2015. Mega hydropower projects commissioned include 600 megawatt Kameng hydropower project, the 252-kilometer Nechipu to Hoj National Highway has significantly reduced travel time to just 7 to 8 hours. The construction of bridges across Dibang and Lohit river systems completed in November 2018. নমস্কাৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই সাদৰে সম্ভাষণ জনাইছো। Development at massive momentum in Assam. The newly inaugurated AIIMS in Guwahati will become the lifeline of entire Northeast. 12 new medical colleges are being established in Assam to enhance healthcare infrastructure in the region. South Asia's largest cancer care network, comprising 14 hospitals with 7 already operational and 7 under construction in the state. The development of 2 new national waterways in the Northeast is a game changer. Cargo transport via the Indo-Bangladesh Protocol has streamlined trade and connectivity between the two nations. MV Ganga Villas, the world's largest river cruise, connects Varanasi to Dibrugarh in Assam. India's longest ropeway over river, a 1.8-kilometer ropeway connecting over the mighty Brahmaputra River, significantly enhancing connectivity in the region. The first flying training organization for Northeast set up at Leelabadi, fulfilling the soaring aspirations of the region's youth in aviation journey. Jogi Hopa in Assam will set a milestone in multimodal logistics. Manipur is witnessing development across each sector. Manipur is now home to India's first sports university. The world's tallest girder rail bridge is being constructed
on the Jiribam-Tupul-Imphal railway line in Manipur. Manipur has got its first ever goods train since India's independence. The India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway spans 1,400 kilometers, promises unlimited prosperity. Tublai from Meghalaya. Full-scale socio-economic development of Meghalaya is underway. Recently commissioned Dauki land port in Meghalaya is fueling Indo-Bangladesh trade and connectivity. The new campus of IIM Shillong is the hub of management education in Northeast. Optical fiber coverage increased 5 times in Meghalaya since 2014, igniting a digital revolution in the state. The 4-laning of Umiam-Jorabat Express Highway has ensured seamless road travel between Shillong and Guwahati. The establishment of a new interstate bus terminal in Shillong has revolutionized urban travel within the region. Zbaivik ule Mizoram Uchungin. Namaste. Mizoram is achieving new benchmarks in development. The Kanadan Multimodal Transit Transport Project links Sitwe Port in Myanmar to Mizoram, creating vast trade opportunities and enhanced connectivity with Southeast Asian countries. Mizoram connected to Indian Railways broad gauge network at Bhairapi in May 2016. The 60 megawatt Turial hydroelectric plant in Mizoram commenced operations in December 2017. The Zoram Mega Food Park in Mizoram will provide more than 5,000 jobs and will benefit more than 25,000 farmers. Sabka Saath, Sabka Vikas across all sectors in Nagaland. Nagaland received its second railway station after a gap of 100 years. The introduction of helicopter services has bridged the connectivity gap in previously unconnected regions. The establishment of Software Technology Park of India, that is STPI at Kohima, is facilitating and supporting the growth of ITES industry, tech MSMEs, startups and young entrepreneurs in the state. In 2022-23, rupees 180 crores have been approved for livelihood projects under PM Divine Initiative. GI tag of agri-horticulture products has unlocked great prosperity for local farmers. Connectivity revolution has unfolded in Tripura. The new integrated terminal building of Maharaja Bir Bikram Airport has given new lifeline to air travel in Northeast. The capital of Tripura, Agartala, was connected by train services for the first time in May 2016. The Agartala-Akhaura Rail Link, a key initiative under Act East policy, is set to greatly enhance people-to-people connectivity and trade with Bangladesh. New chapter of growth has unfolded in the state of Sikkim. The introduction of new passenger ropeway systems at many places significantly enhanced tourism and connectivity in Sikkim. Daily helicopter service is connecting the unconnected regions of the state. Sikkim became India's first and the world's only 100% organic state. The Government of India's visionary initiatives has transformed Northeast into India's growth engine in just 9 years. 655 projects worth more than rupees 6,400 crores completed under schemes of Northeast Council. Stretching over 1,600 kilometers, the Northeast Gas Grid project will bring clean and affordable energy to every Northeastern household. Over the past 9 years, the number of medical colleges and seats have doubled, enhancing accessible healthcare for all. More than 17.77 lakh people in Northeast have benefited from free medical treatment through Ayushman Bharat PMJAY. The Mission Organic Value Chain Development in Northeast region has successfully covered
1.73 lakh hectares and benefited nearly 2 lakh farmers. National Bamboo Mission to harness the potential of green gold. Rupees 6,600 crores allocated for the year 2023-26 to fund infrastructure and social development under PM Divine. The signing of peace accord with various insurgent groups have resulted in resolution of many long-pending disputes in the region. Government of India, under visionary leadership of Honorable PM Shri Narendra Modi, is bridging all gaps and connecting hearts in the Ashtalakshmi, our northeastern states. अद्भुत है, इनक्रेडिबल। विकास की ये अद्भुत यात्रा है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के पूरे क्षेत्र को लेकर एक नए इतिहास का सृजन किया है और भविष्य के लिए बहुत सारी संभावनाओं के द्वार जो है वो खुले हैं और जारी हैं। शायद 2014 के पहले कभी किसी ने इसकी कल्पना भी ना की थी, क्योंकि तब ना तो इच्छा शक्ति ना विजन इस तरह की थी, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में उनके विजन के अनुरूप जो कार्य हुए हैं, जिस गति से, जिस शक्ति से, वो अपने आप में उसका परिणाम हमें इस रूप में दिखता है। देवियों सज्जनों, देश की राजधानी दिल्ली में, क्योंकि यात्रा जारी है, आगे और गति के साथ बढ़ेगी, और इसीलिए देश की राजधानी दिल्ली में पूर्वोत्तर को समर्पित एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र का आज यहाँ शिलान्यास होना है। इस केंद्र का नाम है पूर्वोत्तर सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान। द्वारका में ये बनकर तैयार होगा। मैं माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी से, माननीय डोनर, पर्यटन और संस्कृति मंत्री भारत सरकार, उनसे निवेदन करूंगा कि वे रिमोट का बटन दबाकर वर्चुअली इस केंद्र का शिलान्यास अपने करकमलों से आप सभी गरिमामयी विभूतियों की प्रेजेंस में इसको करने की कृपा करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र होगा। In a momentous development marking a significant milestone in the promotion and preservation of the Northeastern region's cultural legacy, Northeastern Cultural and Social Institute in Dwarka, New Delhi. Being built at a sanctioned cost of Rs 116.38 crore, covering 1.32 acres, the target for its completion is within the next 2 years. The auditorium has 1,000 seating capacity, a library cum reading room with reading materials on the northeastern region, an art gallery showcasing the northeastern region, exhibition hall, research center, sale outlets as well as guest house, state handloom display, food court, exhibition space, banquet hall, seminar hall and museum. The institution represents the diverse cultural tapestry of the Northeast in the heart of the national capital, fostering Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of Ek Bharat Shrestha Bharat. This cultural hub will become a beacon of cultural exchange and enrichment as the country moves ahead in Amrit Kal. बहुत बहुत बधाई आप सभी को। देश की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वर्ल्ड क्लास ये सेंटर बनकर तैयार होगा। देवेश सज्जनों, हम सब जानते हैं और इस बात का हम अनुभव भी करते हैं कि पूर्वोत्तर के प्रदेशों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ दिल्ली में हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन्स लेते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी ऐसी घर से दूर रहते हुए जो असुविधाएँ होती हैं, उनकी सुविधा को और उनके हित को ध्यान में रखते हुए यहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 446 स्टूडेंट्स के लिए उनकी रहने की क्षमता वाले एक हॉस्टल का निर्माण करवाया गया है और उसका नाम रखा गया है बराक छात्रावास। बराक हमारे नॉर्थ ईस्ट की बहुत खूबसूरत एक नदी है। मैं माननीय केंद्रीय डोनर संस्कृति और पर्यटन, मैं माननीय किरण रिजिजू से निवेदन कर रहा हूँ, आप दोनों ही हाथ लगाएंगे सर, और रिमोट का बटन दबाकर बराक छात्रावास का ये उद्घाटन है हमारे पूर्वोत्तर के यंगस्टर्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक अनुपम भेंट है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन के अनुरूप। A new era of development unfolds, bridging the gap
and providing accessible and quality education to students from the Northeast. Constructed at an estimated cost of Rs 28.675 crore, this Northeastern Council-funded project, Barak Hostel, stands as a beacon of support, creating equal opportunities and empowering the youth with education and skill development. Providing not just accommodation, but a home away from home for students from the Northeast. With a total of 228 rooms, including specially designed 10 rooms for our Divyang students, it offers modern amenities, ensuring a conducive environment for academic excellence and fostering holistic development for 446 students. Embodying the vision of the government, the hostel features sustainable initiatives like solar panels, a water treatment plant and rainwater harvesting facilities, balcony and a spacious dining area. The hostel reflects PM Shri Narendra Modi ji's dedication to building a brighter future for the Yuva Shakti of Northeast India. Ladies and gentlemen, what a historic and significant moment as we just witnessed the virtual foundation stone laying of the Northeastern Cultural and Social Institute, Dwarka, and inauguration of the Barak Hostel, JNU, New Delhi. May I once again request you all to kindly put your hands together and join us in this celebration. Thank you so much. I now request Honorable Minister of State Ministry of Development of Northeastern Region, Shri B.L. Varmaji, to kindly guide us with his words. बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित डोनर मिनिस्ट्री के बहुत ही लोकप्रिय भारत सरकार में मंत्री, जिनके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है, ऐसे आदरणीय जी किशन रेड्डी जी, हमारे भारत सरकार के लोकप्रिय दूसरे मंत्री, और नॉर्थ ईस्ट को लगातार आप प्रमोट करते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसे आदरणीय किरण रिजिजू जी, हमारे भारत सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय आर के रंजन जी, सुश्री प्रतिमा भौमिक जी, सचिव डोनर श्री चंचल कुमार जी, श्री के मुंशी चेलई जी, और बहुत ही सम्मान के योग्य पद्मश्री से सम्मानित आदरणीय संगमुखी जी, हमारे बीच नॉर्थ ईस्ट के सभी आदरणीय सांसदगण, सभी अधिकारीगण और आज इस पूर्वोत्तर सम्मेलन में यहाँ पर सभी पूर्वोत्तर राज्यों से आए हुए सम्मानित महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं आप सभी का मंत्रालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम सब पूर्वोत्तर क्षेत्र की असाधारण क्षमता का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं। अभी कुछ वीडियो फिल्म के माध्यम से 2014 से और अब तक का जो हमारा विकास का नॉर्थ ईस्ट का सफ़र है, उसकी झलकियां हमने देखी। मैं बहुत विस्तार से चर्चा तो नहीं करूंगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी को विस्तार से बताना है, लेकिन 2014 से पहले का नॉर्थ ईस्ट
और आज के नॉर्थ ईस्ट में जमीन आसमान का बदलाव देखने को मिलता है। इससे कुछ समय पहले तक हम इन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को सेवन सिस्टर के नाम से जानते थे, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको अष्टलक्ष्मी केवल कहकर पुकारा ही नहीं है, बल्कि भारत के लोगों के मन में अष्टलक्ष्मी के रूप में हृदय में बसाने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट तो हम कहते हैं, सच तो यह है किसी अपने घर का हो, प्रतिष्ठान का हो, जब वास्तु की दृष्टि से हम नॉर्थ ईस्ट का महत्व देखते हैं तो सबसे प्रबल और महत्वपूर्ण स्थान नॉर्थ ईस्ट का होता है। और जिस प्रतिष्ठान का, जिस घर का वास्तु में नॉर्थ ईस्ट साउंड होता है, अच्छा होता है, तो निश्चित रूप से वो प्रतिष्ठान अच्छा माना जाता है। तब मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नॉर्थ ईस्ट को भी उसी दृष्टि से देखकर कि नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा समृद्ध होगा तो पूरा भारत हमारा समृद्ध होगा, उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज सबसे पहले जेएनयू नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए वराक छात्रावास के उद्घाटन और द्वारिका में पूर्वोत्तर सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान के शिलान्यास के लिए यहाँ पर सभी लोगों के लिए मैं हृदय से बधाई और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा मैंने बताया कि बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन के अनुरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में अद्वितीय विकास, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, समृद्धि हो, शैक्षिक उत्कृष्टता हो, तकनीकी प्रगति हो, सामाजिक सद्भाव हो, इन सभी को हमने बखूबी निभाने का काम किया है। 2014-15 से लेकर के अगर 22-23 तक का सफ़र हम देखें तो हमारा जीबीएस 10% होता है, उस राशि में हमने 233% की बढ़ोतरी की है। लगातार जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट के इन स्टेट में कनेक्टिविटी के इशू रहते थे, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी का इशू रहता हो, चाहे रेलवेज का रहता हो, चाहे एयरवेज का रहता हो, चाहे डिजिटल रहता हो। लेकिन आज 2014 से लेकर आज तक के सफ़र को हम देखेंगे तो हमने उस गैप को एक तरह से बहुत कम करने का प्रयास किया है और सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं। अगर हम 2014 से पहले की मैं बात करूं, हम सब जानते हैं जिस तरह की उग्रवाद की घटनाएं होती थी, रोड के ब्लॉकेज रहते थे, आज उन चीज़ों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 8,000 से लोगों ने ज़्यादा उग्रवादी संगठनों ने सरेंडर करने का काम किया है। आज जिस तरह से विकास का माहौल इन राज्यों में बना है वो हमसे आपसे छिपा नहीं है। तब मैं कह सकता हूं कनेक्टिविटी के विषय में संक्षिप्त में मैं कहूं तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के लिए कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और 2014 के बाद इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हमारी सरकार ने हासिल की है। रेलवेज की बात करूं तो हमने इसको 9,970 करोड़ रुपए आवंटित करके 1,909 किलोमीटर नई रेलवे की पटरियां बिछाने का काम किया है। हमने कई प्रमुख परियोजनाओं को निष्पादन करने के अंतिम पड़ाव पर भी हैं। एक रेलवे के ट्रैक पर जो हमने त्रिपुरा से लेकर अखौरा, निश्चितपुर, बांग्लादेश के लिए स्वयं बॉर्डर पर जाकर मैंने अपने नॉर्थ ईस्ट के और रेलवे के अधिकारियों के साथ में स्वयं जाकर निरीक्षण किया था। आज हम सभी क्षेत्रों में जिस तरह से आगे हैं,
मैं रोड्स की बात करूं तो 41,459 करोड़ की परियोजनाएं हमारी पूरी हो गई हैं, जिसमें 5,388 किलोमीटर कवर करने वाली परियोजनाएं भी हमारी इस समय चालू हैं। एयरवेज की बात भी हम सब जानते हैं, 1,100 करोड़ की 36 परियोजनाएं हमारी पूरी हुई हैं। नागर विमानन में 2,000 करोड़ का निवेश हुआ है और उड़ान स्कीम के तहत 64 मार्गों का संचालन भी हुआ है। जल मार्ग भी हमने देखे हैं, 1,040 करोड़ की परियोजनाएं और 20 राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास, जिससे व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम लगातार होने जा रहा है। इसी प्रकार से चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमने शिक्षा पर भी 21,151 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 843 नए स्कूल स्थापित करने का काम किया है और सभी क्षेत्रों में शिक्षा में हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मेडिकल लाइन में हम जाते हैं तो एम्स आसाम में भी हमने उसको उद्घाटन करने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। IIMC मिजोरम, मणिपुर में भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जैसे नए संस्थानों के साथ उच्च शिक्षा में भी हमने महत्वपूर्ण प्रगति करने का काम किया है। सम्मानित बहनों भाइयों, कृषि से लेकर के चाहे खेलों का मैं जिक्र करूं, चाहे ऊर्जा और पेट्रोलियम की बात हम करें, चाहे रोजगारों के सृजन की हम बात करें, सभी क्षेत्रों में हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं कह सकता हूं, अगर इसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लगाव इन स्टेट से कितना ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अब तक 60 बार से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में उनका स्वयं जाना हुआ है। और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं, हमारे डोनर मंत्रालय के द्वारा जो लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, मैं भी उसमें सहयोग करता हूं। उसमें लगभग 670 बार हमारे भारत सरकार के मंत्रियों का दौरा भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में हुआ है। तो सम्मानित साथियों, लगातार चाहे हम पर्यटक की मैं बात करूं, पर्यटक की दिशा में जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में पूरे देश से ही नहीं बल्कि दुनिया से लोग पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए लगातार संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। और हम सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह की नेचुरल ग्रीनरी है, जिस तरह से मैंने देखा है कि वहाँ पर अलग अलग अपने स्टेट के जिस तरह से कल्चरल एक्टिविटीज अपनी रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को मुझे मिली कि सीमित संसाधनों में अगर संतुष्ट और खुश रहना अगर सीखना है तो नॉर्थ ईस्ट में जाकर के हम सीख सकते हैं। भले ही संसाधन उनके सीमित रहते होंगे, लेकिन मैंने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लोग हमको ये प्रेरणा देते हैं कि सीमित संसाधनों में भी हम खुश रह सकते हैं। अगर सीखना जाना है तो देश के लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहिए। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी आसाम में ही अभी मुझे जानकारी मिली है, कामाख्या कॉरिडोर से लेकर के उन्होंने 11,600 करोड़ की परियोजनाओं को आसाम में मंजूरी दी है। ये मुझे लगता है कि हमको ताज़ा खबर है और हम सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लिए जिस तरह से उनका आशीर्वाद हम सबको रहता है। और माननीय मंत्री जी लगातार जिस तरह से उनके दौरे तो होते ही हैं और जब जब मेरी भेंट होती है तब मुझे प्रेरित करने का काम करते रहते हैं, आपका जाना हुआ कि नहीं, आप क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी को भी मैं उनका आभारी हूँ, लगातार जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लिए वो चिंतित रहते हैं। भले ही वो तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हों, भले ही 2-2 मंत्रालय की जिम्मेदारी और हों, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व और सबसे ज़्यादा उनके मन में कोई स्थान अगर रहता है तो नॉर्थ ईस्ट के लिए उनके हृदय में वास रहता है। मैं माननीय अपने मंत्री जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका भी आभारी हूं कि हमारा लगातार मार्गदर्शन करते हैं। और चूँकि हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलना है, इसलिए अपनी बात को मैं संक्षिप्त में अपने को पूरा करता हुआ आप सबसे विदा लेना चाहता हूं।
और चूंकि मेरे विभिन्न स्टेज पर मैं आप लोगों से कहीं ना कहीं मिलता रहता हूँ। दिल्ली में भी कई बार मैंने अलग अलग कार्यक्रम करने का कार्यक्रम करता हूँ। बहन जी ने मुझे याद दिलाया कि लास्ट ईयर आपने 25 जनवरी को रानी गायदुल्ली का कार्यक्रम अपनी कोठी पर बनाने का काम किया था। इस बार आप कैसे भूल गए। तब मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। और दिल्ली में कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी भी रूप में आपके काम आ सकता हूं और आपके जो भी सजेशन होंगे, इस ऑडिटोरियम में जो टीम बैठी है, आप चाहे वो स्टूडेंट होंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग होंगे, मुझे लगता है कि हम आपके महत्वपूर्ण सुझावों के साथ आपके साथ मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री मोदी के विजन नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने का जो है उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Ladies and gentlemen, extremely motivating and inspiring words from our Honorable Minister of State, Ministry of Donor, Shri B.L. Vermaji. May I request you all to kindly put your hands together and thank him once again. Thank you so much, sir, for encouraging us with your words. May I now request Honorable Minister of Earth Sciences, Shri Kiran Rijiju, to kindly share his thoughts. Sir, kindly guide us with your words. We would want to hear your thoughts and get some blessing from you. My dear colleague, Minister for Development of Northeastern Region, Shri G. Kishan Reddy ji, Minister of State for Ministry of Donor and Ministry of Cooperation, B.L. Verma ji, Minister of State for External Affairs and Education, R.K. Ranjan ji, Minister of State for Social Justice and Empowerment, Pratibha Bhaumik ji, Secretary Donor, Chanchal Kumar ji, Secretary Interstate Council and still looking after Northeast Council, Moses ji, Honorable Members of Parliament, all the dignitaries invited here, senior officers, social workers, entrepreneurs, students, friends from Northeast and friends of Northeast. I must congratulate the entire people of Northeast for today's very special and momentous occasion, the foundation stone laying of the Northeastern Culture and Social Institute located at Dwarka. This is a long felt demand. In fact, I remember we wanted this kind of institute some 30 years back, but it never happened. But when it materialized, it really gives very immense satisfaction. And also the Barak Hostel at JNU. This is also a long pending demand of the students that we must have such hostels in the national capital. Today, unfortunately, the Honorable Home Minister, due to some unavoidable circumstances, he could not attend this function. But I must compliment G. Kishan Reddy ji. Under his very dynamic leadership, Donor Ministry is really catering to the needs of the people of Northeastern region. I would like to thank him, the entire team in the ministry. Northeast Council also have been playing very critical role. As we speak, Honorable Prime Minister is in Assam today. He had gone last night and he's coming back today, but the major infrastructure projects launched today are extremely path-breaking. And in fact, I also have come today from Assam. So we are very excited that things are happening
and the situation and the conditions in Northeast are changing very fast. I wanted to talk about some schemes, some important projects, but I feel it may not be required because in the short video, the state-wise presentation in a very short but very crisp presentation made, most of the schemes are mentioned and the directions which we have received from Honorable Prime Minister for various steps to be taken are already been showed. The Honorable Prime Minister, some of the important remarks were also made of the small video presentation. And our Minister of State for Donor, Vermaji, also mentioned about certain projects, certain important steps taken in the last 10 years. So I really need not require to repeat those things which are already been stated. And I also know that most of you are aware of the important projects taking place. And of course, the changes which we are seeing today in the entire region are well in front of us. But while sitting, I was thinking I must make certain remarks which are extremely important and very close to my heart. As a student, when I was here in the university, I still remember how we used to feel and how Northeast used to be treated by the central government and how the students, the people coming from Northeast used to feel being in the national capital of our country. We were always classified as a region which is full of turmoils, full of insurgencies, problems, endemic issues like underdevelopment, and Northeast hardly attract people from outside. I tried to find out that why Northeast, which is one of the most gifted region, remains isolated, underdeveloped, neglected. Why? I used to think, as a student, we used to sometimes raise our voice so that we can be heard. Because Northeast is blessed in true sense. In the entire world, there are only few regions which are blessed with abundant natural resources. Northeast is one of the few regions where there is surplus, abundant water resources. Water is life. Today, water is such a critical resource for human existence. We are looking for technologies for clean water, preservation, desalination plants. In my ministry, we are finding new technologies to get fresh water out of oceans. So Northeast is already abundantly gifted with fresh water. Northeast is the only region in the country which is totally green, and our forest, our flora, faunas, all things which you see in the Northeast are truly pristine. Northeast region is also blessed with tremendous natural resources. We have oil, gas, coal, all the precious mineral resources are available in the Northeastern region. On top of that, Northeastern region is blessed with a beautiful landscape of cultures, vibrant society, talented people. Everything, whatever you see in Northeast, truly gives us the delightful feeling that Northeast is truly a fully blessed region. There are so many attributes to Northeast, but I'm not going into that. But what I'm saying is, despite so much of natural resources, human resources, vibrant society, yet the region remains poor, neglected, and
isolated. There are various reasons, but I'm not going to speak about the reasons here because we are not sitting in a seminar, so I'm not going to detail about this thing, but just to mention that I felt right from the student days up till now, the approach has to be correct. The mentality and the mindset has to be appropriate. From our side also, in the northeastern region, and the people of the country, led by the central government, if we tackle northeast problems with just administrative manner, it is not going to solve. I was in the Ministry of Home Affairs for 5 years in the previous government. I realized how important it is to attend to the need of the people with close heart. There are many officers sitting here, senior officers. For a senior officer in Government of India, for a joint secretary, for additional secretary, for a secretary, the problems of the Northeast is just one of the problems. Whenever the people from Northeastern region, belonging to any community, tribe, region, they make certain demands. They come to Delhi, but they have to wait for so many days to get a simple 5 minutes appointment in any of the office in Delhi. Why? For the officer, he is attending Northeast problems as just one of the problems. But the people from Northeast, whoever come to Delhi, that problem is the most important problem. For any community who comes to Delhi to give representation to the government of India, is the most important problem for them. I have always stated that one single negligence by the central government can lead to derailment of the society. Our people are very sentimental people. Northeastern people are by and large very emotional. So if they fail to meet any of the person in Delhi to hear their case, they will go back. And many of the youth, many of the leaders I have seen, simply because they fail to connect with the central government, they will resort to certain undesirable activities. Some people even go to the extent of taking up arms because they are not heard. So some of the militant movement in Northeast had come up simply because their voice are not heard. Many of the Northeastern organizations failed to raise their voice in an appropriate forum, so they thought that taking up arms may lead to solution of their problems. We cannot justify any armed struggle. We cannot really endorse any violence. But what I want to tell is, simply because of an act of negligence which caused so many tremendous tragedies, a generation are gone. Today, those thousands of youth are coming back, laying their arms, joining the mainstream, because there is somebody who will hear their voice now. Why more than 10,000 people have surrendered arms after 2014? Because Narendra Modi listens to the people of Northeast. He hears them. This is very important. I have personally tried to meet anybody who comes from Northeast and listen to them and hear them out. Whether you listen to their demand and not, but first meet them, hear them out. So any senior officer serving in Government of India must take extra time to meet the people of Northeastern region. More than that, when Prime Minister in the first Council of Ministers meeting had formed a special committee, I was member of that committee. A committee was constituted of 4 ministers, and it was to ensure that every union minister must visit Northeastern region in every month. At least 5 cabinet ministers must visit Northeast, and every month at least 7 ministers of state must visit Northeast. So we ensured, why should only Northeastern people come to Delhi?
the people sitting in the high position in Delhi must first go to Northeast and listen to them, their problem in their region. There are certain important steps taken by Modi ji which led to change in the way in which the people of India generally what they think about Northeast. And when the DG's conference was held in Guwahati, the Honorable Prime Minister Modi ji said, we must have the interaction at different level, not merely government to government, but people to people. And the concern of the Northeastern people living in national capital in other metropolitan cities in the country were to be addressed. And I remember how we initiated, first of all, the major issues those days where the Northeastern people are facing discrimination in Delhi and in other cities. This discrimination may happen due to negligence, due to ignorance, due to many reasons. When there are problems and fights, we can't just say that this is his problem or her problem. But whatever may be, there has to be some kind of a provision to settle it. So first of all, we targeted Delhi police because law and order was a major issue. So with the approval and the blessing of Prime Minister, we made a special attempt in the Home Ministry. And more than 1,000 boys and girls from Northeast are inducted into Delhi Police. That was our first major step initiated in 2015. We worked day and night, and within 1.5 years, we completed the process of recruitment. And thereafter, the special police unit for Northeastern region was created, and the building sanction was done, and it was inaugurated, and then subsequently special cell in the Delhi police for Northeastern region were given adequate support with proper vehicles, telephone numbers, and all other provisions. These are some of the few steps. It may be one step, but it changed the entire approach. One assault on a Northeast boy or girl in Delhi can cause tremendous sense of discrimination in Northeastern region. We have to be very careful because these are an issue of perception. When we are talking about embracing the entire Northeastern region, we must ensure that steps are taken at different regions. So, not only in Delhi, we ensured that all the metropolitan police across the country create special provision whenever any Northeastern person faces a problem, it must be addressed promptly on time. So these are how we have seen the change. For example, the Yuva Sangam, which we launched just 2 years back. Today, all the universities in the Northeastern region are having direct exchange programs with the other universities and institutes like IITs, IIMs across the country. I have attended many of those functions. So this connect between rest of the country and Northeast has to be emotionally and culturally done. So I feel today's this special center of Northeastern Cultural and Social Institute will play a huge role in the future. This will be a major center and hub for various activities. I have been told by the Secretary that it will have a huge auditorium, more than 1,000 capacity, and then there are various provisions. And we saw in the slide that corridor being projected in the presentation, a beautiful design building. And of course, the inauguration of Barak Hostel in JNU. These are beginning. So if you see Prime Minister's thought process, he is connecting the entire Northeastern region with the rest of the country, and from one state to another state. That is why when he initiated the philosophy of Ek Bharat Shresth Bharat, one India will make a strong India. We cannot make a strong India with fragmented treatment to different regions with all kind of negligence, all kind of discrimination. It cannot sustain our country. We know our country is a multicultural, multi-ethnic nation. We have to ensure that everybody feels truly part of our nation. So,
my own belief that the country begins from the last corner of the country, not from the national capital, has been truly implemented when Prime Minister declared all the border villages are the first villages of our country. So Vibrant Village program, when it was launched, those villages, I have walked through so many villages, not only villages in Northeast, but in some of the Himalayan region in northern part also, some of the villages in southern part also. Today, the Vibrant Village program is ensuring that whatever facility a person receives in the national capital will be made available to those places which are treated as the last villages of our country. Just imagine, 10 years back, I used to take, sometimes in some of the locations, 2 days, 3 days to reach my own capital, Itanagar. Now today, as I speak to you, every part of Arunachal Pradesh is reachable within 4 to 5 hours from Itanagar. And almost 90% of the villages are connected with 4G mobile network. And we have given a clear instruction that by March, end of March, 100% 4G connectivity must be ensured. So these are some of the, if I talk about infrastructure, it's unbelievable. You sit in Itanagar and reach same day within 3 hours in Delhi. Unthinkable just few years back. So the tremendous change in the way in which Northeast has been treated in Delhi, Northeastern region is being cared by the Honorable Prime Minister. These are very touching for us. It's not merely an occasion to just display your happiness, but these are moments of your satisfaction. You feel that, yes, we are now no more as we were just few years back. From today's function, I can draw a certain lesson. We are responsible people who have come here. Not only the officers, but people working from different backgrounds. Some of the people are working extremely hard in their respective fields, I know very well. But I want to, just before concluding my point, just make one appeal. As a person from Northeastern region in the government, as a cabinet minister, and also I am the chairman of the Northeastern MPs Forum, I have certain appeal to make. Sometimes we may achieve so many things, but few incidents can derail those achievements. We know the background of Northeastern region as multiple ethnics coexist in a harmonious manner. But there are certain disturbances which are extremely painful. When we talk about unity of India in the Northeastern region only, we also ensure, we must ensure there has to be extremely coexistence, there should be harmonious coexistence, there must be brotherly feeling amongst one community with another community. The incidents which we saw in Manipur, the problem is not a creation of the central government, but we cannot say that we are not responsible. But after so many years, we saw such a peaceful atmosphere in Manipur. First time, the people from valley and the hills were living together. The chief minister was going to the hills. Hill people were coming to the valleys. And they were extremely happy moment. And I have been constantly going to Manipur. And suddenly, one incident destroyed everything. Many people in rest of the countries may not understand. So we have a bounded duty here. If we want peace in Northeastern region, if we want peace in Manipur, we must, in a coordinated manner, appeal that peaceful coexistence is the most important thing. If we cannot
peacefully live with each other. Nobody can make us peaceful. We have to ensure that within ourselves, we have to ensure that everything should be within our own domain without any violent activities. There are certain disturbances which we see and it's very painful. Anybody who talks about Manipur, I say, okay, if you are concerned about Manipur, then please appeal. You must shun violence, drop the guns, live with each other, talk to each other. Because merely shooting at each other is not going to settle your problem. It will, in fact, increase the problems by multiple folds. There is no other alternative than to remain in peace with each other. The Northeast has seen the tremendous progress in last 10 years. But one incident has created a black spot for all of us. I had made an appeal in the past, but since Government of India is doing whatever it takes, but the support must come from all corners. We are extremely happy to see many of the northeastern region are now free from any violence. Imagine Tripura, Pratibha ji is here, is free from Armed Forces Special Powers Act. 100% free from all kind of insurgent activities. Assam, almost, it's a peaceful now, except one or two things which we could expect that it will be cleared soon. Arunachal Pradesh, except 3 districts in the eastern region, is completely free now. Meghalaya, Mizoram, all peaceful. Sikkim, always peaceful. Nagaland has returned to peace, and we are hoping that things will improve further. So, I am saying only this because so many people from Northeast are holding important positions and responsibilities. So we have definitely a bounded duty to ensure that when so much of progress are seen in the Northeast, we must also ensure that whatever problems remain must be eradicated. We must play critical roles. So today is a great function. I don't want to take much time, so I'm not talking much. I think G. Kishan Reddy ji will highlight some of the initiative you have taken through the Ministry of Donor. We miss the Honorable Home Minister. He would have highlighted many of other things also. But we are here as a colleague in the cabinet. I know Kishan ji is aware of it. In every cabinet meeting, Prime Minister ensures that whatever schemes, programs are launched, please ensure that it is implemented in Northeast first. This kind of priority I have never seen in the past. So thank you for participating in today's function. Many of our friends, especially the young friends, student friends, these are for you, these facilities are for you, for our future, and many more new generations, they will see much more prosperity in the northeastern region. I feel proud today that we are realizing one after another all those things we used to think that we deserve it. So Northeast doesn't need anything in charity. All these things are coming to Northeast because we deserve it. Northeastern people deserve many more things. And I would like to thank Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for constantly guiding us and constantly traveling to Northeast and encouraging everybody to ensure that Northeastern becomes not only a region as a part of country, but a leading, vibrant economic hub of our nation. And as 8.1 GDP growth, I think many of the northeastern states in next 6-7 years' time will climb to the, Sikkim is already there in the top of the ladder in the per capita GDP, but other states will also join. We will lead the country. We will be really Ashtalakshmi, as Prime Minister has described. Northeastern region will be a leading region
and every part of the country will feel proud of Northeastern region. Thank you very much. बहुत बहुत आभार माननीय श्री किरण रिजिजू जी का। महोदय, आप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में पिछले 9.5-10 वर्षों में जहां भी रहे हों, लेकिन पूर्वोत्तर हमेशा आपके दिल के करीब रहा है और आपका अनुभव, आपका उस रीजन के प्रति जो एक इमोशनल कनेक्ट है और एक्सपीरियंसेस से हम सबको बहुत गाइडेंस मिली, लाभ मिला और आगे भी मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार। देवियों सज्जनों, ये भी एक बहुत सुखद संयोग है। माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी डोनर मंत्री के रूप में जो उनका डेडिकेशन है पूर्वोत्तर के लिए, वो तो है ही, लेकिन उसका और भी लाभ हमें मिलता है जब संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के मंत्री के रूप में भी आप लगातार इन क्षेत्रों को भी उस पूरे रीजन में या वहाँ की कल्चर को देश के दूसरे हिस्सों में लाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, इनिशिएटिव्स उनके होते हैं और इस तरह से पूर्वोत्तर को देश के साथ और देश को पूर्वोत्तर के साथ जोड़ने में माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी और वहाँ विकास की नई इबारतें लिखने में आपका मार्गदर्शन, आपका नेतृत्व बहुत हम सबके लिए प्रोत्साहन देता है। आपके करतल ध्वनि के साथ मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने उद्बोधन के लिए, अपने एड्रेस के लिए पधारें। माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी। Respected Kiran Rijvi ji, respected B.L. Verma ji, Sushri Pratima ji, Rajkumar Ranjan ji, NEC Secretary Sri Moses Chalai ji, Donor Ministry सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चंचल जी, आज इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे पद्मश्री अवार्डी श्रीमती संकुमी भोवल चुक जी और सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डोनर मिनिस्ट्री एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अलग अलग अधिकारी गण और हमारे रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, all the friends from northeastern states and senior officers of the northeastern states, NGOs, students organizations, and entrepreneurs, and social and cultural organizations, those who are staying and activities in Delhi, and media friends, may extend my heartiest welcome to one and all in this event. Northeast Sammelan is a wonderful opportunity to assessment the achievement and envision the future growth map of the Ashtalakshmi state of Northeast region. मैं सबसे पहले मैं किरण रिजवी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनका दिल का बात रखे हैं सबके सामने। मैं हमारे लिए एक कमिटेड नेतृत्व करते हैं नॉर्थ ईस्ट को किरण रिजवी जी और एक विजनरी लीडर भी है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नॉर्थ ईस्ट का प्रगति हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं है, सारी देश के लिए ये गौरव का विषय है। आप सभी मिनिस्ट्री एक गवर्नमेंट अप्रोच के साथ, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ भारत सरकार
अभी नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए काम करते हैं। डोनर मिनिस्ट्री का गठन का यही जिम्मेदारी था। आज लगातार डोनर मिनिस्ट्री सभी मिनिस्ट्री से समय समय पर बात करते हुए, मीटिंग्स करते हुए, उनका मिनिस्ट्रीज का जो भी एक्टिविटी, डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो, वेलफेयर एक्टिविटी हो, जो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, वो लगातार डोनर मिनिस्ट्री अब मॉनिटरिंग करते हैं। आपको सबको मालूम है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी मिनिस्ट्री, लगभग 52 मिनिस्ट्रीज का जो काम होता है, उसका जितने भी बजट है, उस बजट में 10% अगर भारत सरकार अगर 100 रुपये खर्च किया है, 100 रुपये में 10 रुपये मिनिमम नॉर्थ ईस्ट में हर मिनिस्ट्री खर्च करना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। 10% GBS, ग्रास बजटरी एलोकेशन, नॉर्थ ईस्ट में खर्च करने के लिए हम प्रयास करते हैं, क्योंकि 10 साल में अगर जो भी विकास होना है उसमें कनेक्टिविटी जरूरी है। वो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो और वाटरवे कनेक्टिविटी हो, उसके साथ साथ पॉलिटिकल कनेक्टिविटी हो। मुझे मालूम है, मैं यूथ में काम करता था जब मंत्री नहीं बने, 20 साल पहले, 10 साल पहले। एक साल को एक नया मुख्यमंत्री आता था नॉर्थ ईस्ट में। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहते थे। दिल्ली में बैठे हुए लोग जैसे म्यूजिक के जैसे नॉर्थ ईस्ट चीफ मिनिस्टर्स को, नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट को बदलते थे। अभी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, 10 साल में नॉर्थ ईस्ट में एक डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र के आधार पर, डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर एक स्टेबल गवर्नमेंट दिल्ली में भी आया, नॉर्थ ईस्ट में भी वैसे ही गवर्नमेंट्स है। क्योंकि स्टेबल, बिना स्टेबल का गवर्नमेंट कोई देश, कोई प्रांत, कोई स्टेट विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए आज देश एक स्टेबल गवर्नमेंट रहने के कारण, एक एबल लीडरशिप रहने के कारण देश विकास हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में भी एक शांति रहने के कारण, एक स्टेबल गवर्नमेंट रहने के कारण विकास हो रही है। मुझे मालूम है 20-20 दिन, एक महीना रोड ब्लॉकेड होता था, एक महीना कर्फ्यू होते थे, फायरिंग होते थे। आज जैसा आदरणीय किरण रिजिजू जी आज बताए गए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी इंसर्जेंसी ग्रुप्स थे, जो नौजवान, हमारे नॉर्थ ईस्ट के नौजवान थे, आज भारत सरकार के ऊपर, विकास के ऊपर विश्वास रखते हुए आमनेशन छोड़ के मेन स्ट्रीम में आके आज सबसे स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर आज काम करने का रास्ते पे आए हैं। मैं बताना चाहता हूं, आर्म्ड फोर्सेस का स्पेशल पावर्स आज जो था नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 75% उस एरिया को हम कम किया है, और इंसर्जेंसी घटनाओं में 71% आज कमी हुआ है। आज उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में नागरिकों का मृत्यु में 97% घट गया है, और इंसर्जेंसी संबंधी घटनाओं में नागरिक का मृत्यु भी कम हो गया। किडनैपिंग लगभग 90%, पहले किडनैपिंग होते थे, 90% आज कम हुआ है। एक्सट्रीमिस्ट द्वारा जो आज इंसर्जेंसी काम करते थे, वो पूरे आज मेन स्ट्रीम में आए हैं। इसीलिए आज 10 साल में नरेंद्र मोदी जी जो 9.5 ईयर्स हुआ है सत्ता में आके, इस 9.5 ईयर्स में भारत सरकार के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के नाते 54 मिनिस्ट्रीज मिलकर मोर देन 5 लाख करोड़ नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए खर्च किया है।
वैसा ही नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद इस 54 मिनिस्ट्रीज में जो एक्सपेंडिचर है लगभग 233% कंपेरेटिवली कांग्रेस सरकार यूपीए सरकार का कंपेयर किए तो इस 9.5 years में 233% हम खर्च में वृद्धि हुआ है। लगभग अलग अलग एक्टिविटी हम आज भारत सरकार काम कर रही हैं। मित्रों, रेलवे अभी हम वीडियो देखे थे। रेलवे ऐसा है एक कंपलसरी मंजिल पहुंचते हैं, क्योंकि एयर भी हो, हेलीकॉप्टर भी हो, वातावरण के कारण कैसा पहुंचते पता नहीं। नॉर्थ ईस्ट में जो भी है डेवलपमेंटल एक्टिविटी होता है सिर्फ 6 महीने होता है। 6 महीना पानी हो, बरसात हो, रेन के कारण डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं होता है। इसके कारण भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए 6 महीने में जो साल का कार्यक्रम डेवलपमेंटल एक्टिविटी, ब्रिज बनाना हो, रोड बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, जो भी हो, 6 months के अंदर 12 महीने का काम करना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में। वो भी हम काम करते हैं। वैसा ही जो पहले नरेंद्र मोदी जी सरकार आने से पहले सिर्फ गौहटी ट्रेन रहते थे, एक गौहटी। नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट्स में एक ही स्टेट में एक ही स्टेशन में ट्रेन रहते थे। अभी आपको देखे हैं अलग अलग प्रांतों को ट्रेन से एक कमिटमेंट के साथ, एक मिशन मोड के साथ रेलवे मिनिस्ट्री ने काम किया है। आज अलग अलग स्टेट्स को रेलवे कनेक्टिविटी जोड़ा है। आने वाले दिन में बजट एलोकेशन में भी, रेलवे बजट एलोकेशन में भी 384% नॉर्थ ईस्ट में इंक्रीज हुआ है लास्ट 9.5 years में, 384%। मित्रों, आज रेलवे ट्रैक में भी 2000 किलोमीटर्स इस 9.5 years में रेलवे ट्रैक्स बनाए गए और रेलवे ट्रैक को ब्रॉड गेज में परिवर्तन किया है। वैसा ही आज पहली बार आज़ाद के बाद नॉर्थ ईस्ट में गुड्स ट्रेन, कभी गुड्स ट्रेन नहीं जाते थे, सिर्फ गौहटी आते थे, मगर आज अलग अलग जगह पहली बार आज़ाद के बाद गुड ट्रेन्स भी पहुंचे हैं। मेघालय भी पहुंचे हैं, मणिपुर में गए हैं। वैसे ही मेघालय में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। वैसा ही वंदे भारत ट्रेन्स एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के द्वारा, जो वंदे भारत एक स्टेट ऑफ आर्ट के नाते नया टेक्नोलॉजी के साथ एक तेज गति से जाने वाले एक वंदे भारत ट्रेन्स नरेंद्र मोदी जी के विजन के आधार पर भारत में शुरू हो गए। आज नॉर्थ ईस्ट में भी वंदे भारत ट्रेन का कार्यक्रम चल रहे हैं। वैसा ही गुड गवर्नेंस डे के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी एशिया के 2nd लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज आज उद्घाटन किया है नॉर्थ ईस्ट में। वैसा ही आज रोड कनेक्टिविटी में लगभग 50,000 crore रुपीस खर्च करके 4,950 नेशनल हाईवेज पूरा बना चुका है। वैसे ही आज इस वक्त 1,11,000 crore का नेशनल हाईवेज का प्रोजेक्ट काम चल रही हैं। नया 5,388 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवेज का काम आज इस समय नॉर्थ ईस्ट में चल रही हैं। वैसे ही आज प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा जो स्मॉल विलेजेस, हिल एरियाज में जो रोड कनेक्टिविटी नहीं है, उस एरियाज के लिए स्पेशल कार्यक्रम के द्वारा लगभग 50,000 किलोमीटर्स रोड, स्मॉल आमलेट्स विलेजेस, ग्राम पंचायत को कनेक्ट करने के लिए
भारत सरकार पूरा कमिटमेंट के साथ इसमें काम कर रही है। वैसे ही अभी टेलीकॉम कनेक्टिविटी बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए भी जो टेलीफोन जो ले जाना चाहते हैं पोल्स, इसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। नॉर्थ ईस्ट में हेलीकॉप्टर के द्वारा पोल्स लिफ्ट करते हुए हम जो टेली कनेक्टिविटी देने के लिए नॉर्थ ईस्ट में प्रयास कर रही हैं। लगभग 5,000 करोड़ इस टेलीकॉम डिपार्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में इस वेरियस प्रोजेक्ट्स के संबंधित खर्च कर रही हैं। अभी अभी हमारे किरण रिजिजू जी बताए कैबिनेट मीटिंग में नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो गांव बचे हैं उस गांव को 4G कनेक्टिविटी के लिए पूरा 100% 4G कनेक्टिविटी के लिए मंजूरी दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उसका जो भी बिल पास होते हैं, जो भी स्कीम, जैसा अभी किरण रिजिजू जी बताया, जो भी मिनिस्टर का जो भी स्कीम आते हैं उसमें अलग लिखने के लिए आदेश दिया गया। नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या करने वाला है, स्पेशल किसानों के लिए क्या करने वाला है, जो भी स्कीम आया एवरी स्कीम हम स्पेशली भारत सरकार लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए कैसे काम करने वाले हैं। क्योंकि सारी देश के लिए जो भी स्कीम होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन इजी होता है। नॉर्थ ईस्ट के लिए थोड़ा हमारे लिए कठिनाई होता है। इसीलिए स्पेशल जैसा हमारा जो घर में जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे के लिए स्पेशल ध्यान जैसा देते हैं उसका घर का हेड वैसा ही हमारा प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल कंसंट्रेशन हर विषय पर हमारे से पूछते हैं, मिनिस्टर से पूछते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नॉर्थ ईस्ट का इसका स्कीम का क्या अचीवमेंट है, कैसा इम्प्लीमेंटेशन है, ये लगातार होते रहते हैं। वैसे ही 4G टावर्स को नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा देने के लिए प्रयास कर रही हैं। वैसे ही एयर कनेक्टिविटी, इसके लिए भी लगभग 36 प्रोजेक्ट्स को आज पूरा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। पहले नॉर्थ ईस्ट में आपको मालूम है आज 9 एयरपोर्ट से सिर्फ ओनली 9 एयरपोर्ट्स, अभी लगभग 17 एयरपोर्ट्स आज पूरा काम कर रहे हैं 100%। 17 एयरपोर्ट्स आज़ाद से लेके अभी तक ओनली 9 एयरपोर्ट्स था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी 17 एयरपोर्ट्स हो गया। वैसा ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, अभी 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में आए हैं। वैसा ही जो वाटरवेज कनेक्टिविटी, पहला एक भी वाटरवे रोड नहीं था कनेक्टिविटी, आज लगभग 1100 करोड़ खर्च करके जो नेशनल वाटरवेज का काम चल रही है। अभी 20 नेशनल वाटरवेज आज नॉर्थ ईस्ट में शुरुआत किया है। वैसा ही एजुकेशन सिस्टम में भी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जैसा है 100% जो लिटरेसी है होना चाहिए। मैं हैदराबाद से आता हूँ, हैदराबाद में मेरा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स, हमारा भाई बहुत कुछ तो पढ़ते हैं। जो भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो, टूरिज्म सेक्टर में हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में हो, नॉर्थ ईस्ट के हमारा बहन, हमारा भाई बहुत हमारे पास काम करते हैं। वैसे देश भर में हमारे नॉर्थ ईस्ट के नौजवान भाइयों और बहनों काम करते हैं, इसके लिए देखभाल करते हैं। इसके लिए एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंग्लिश बात करने वाले देश में कोई है, नॉर्थ ईस्ट के हमारा भाई बहन अच्छे इंग्लिश बात करते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत अलग अलग जगह उनका स्थान है। शिक्षा के लिए भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी सरकार लास्ट 10 ईयर्स में लगभग 2500 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट में खर्च किया है। 843 नया स्कूल्स ओपन किया है। हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट लगभग 30% नॉर्थ ईस्ट में वृद्धि हुआ है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए
लगभग 6,000 करोड़ प्रोजेक्ट्स का शुरू किया है, 6,000 प्रोजेक्ट्स शुरू किया है। हायर एजुकेशन के लिए सेंटर इंस्टीट्यूशंस में 40% एनरोलमेंट बढ़ गई है। एमबीबीएस सीटों की संख्या लगभग डबल हुआ है। और वैसा ही एक न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स हॉस्पिटल नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद पहला एम्स हॉस्पिटल नॉर्थ ईस्ट में आया है। न्यू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, न्यू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन मिजोरम में शुरुआत किया है। इंडिया फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इंडिया फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 800 करोड़ रुपए खर्च करते हुए मणिपुर में स्थापित किया है। 8 न्यू एमबीबीएस कॉलेजेस नॉर्थ ईस्ट में नया है। 2 न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मणिपुर त्रिपुरा में आए हैं। वैसा अलग अलग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, आईटीआईस हो, सभी पॉलिटेक्निक हो, न्यू अलग अलग टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, हम खोलने के लिए प्रयास किया है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी लास्ट 9.5 years में 31,000 करोड़ रुपीस इसमें खर्च किया है। वैसे ही मैं अभी बताया एम्स शुरुआत हुआ है। कैंसर, दुर्भाग्य से थोड़ा कैंसर पेशेंट्स नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग हिस्टोरिकल रीजन के कारण ज़्यादा रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी स्पेशल मीटिंग करके इस कैंसर के लिए अलग अलग हॉस्पिटल खोलने के निर्णय किया है। इसमें कैंसर स्कीम में टेरिटरी केयर स्ट्रेंथनिंग के तहत 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और 20 टेरिटरी केयर कैंसर सेंटर्स को आज मंजूर दिया है। हम पीवन डिवाइन जो डोनर मिनिस्ट्री हमारा मिनिस्ट्री के तरह 129 करोड़ रुपए से लगभग डॉक्टर बी बोरवा कैंसर संस्थान को गुवाहाटी में हम पैसे दिए हैं। टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से 18 हॉस्पिटल्स को हम आज मंजूर दिया है टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर के आधार पर। वैसे ही 387 हेल्थ सेंटर्स को भी आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा हम मंजूर दिए हैं। वर्तमान में आयुष्मान भारत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स लगभग 4,460 वेलनेस सेंटर्स को हम काम कर रहे हैं। वैसे ही आज नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए अलग अलग जगह हम काम करते हैं। इंडिया म्यांमार टेरिटोरियल हाईवे प्रोजेक्ट हो, अगरतला अक्वा रेल लिंक रेल प्रोजेक्ट हो, दी इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन हो, जो इंडिया एंड म्यांमार के बीच में कनेक्टिविटी के लिए भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार उन देशों से बातचीत करते हुए नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। वैसा ही पावर सेक्टर में बिना पावर का कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में 100% हाउस होल्ड को पावर कनेक्टिविटी देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज इसके लिए लगभग 38,000 करोड़ रुपीस पावर सेक्टर में भारत सरकार खर्च किया है, जिसमें अभी तक अलग अलग स्कीम्स इम्प्लीमेंट हुआ है। आने वाले दिन में और उसमें तेजी गति से आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट में गैस ग्रिड प्रोजेक्ट को हाइड्रोकार्बन विजन 2030 के अंतर्गत आज काम शुरुआत किया है। इसमें अलग अलग राज्यों में 8 राज्यों में 1650 किलोमीटर्स का पाइपलाइन डालने का निर्णय किया है। वैसा ही असम से बांग्लादेश तक इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन स्थापित किया गया है। वैसा ही गुड गवर्नेंस के सिस्टम में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है, मगर एक एक विषय बता के मैं आगे बढ़ते रहता हूँ। वैसे ही प्रधानमंत्री के द्वारा सबसे अधिक आज हमारा BL वर्मा जी बताए, मैं रिकॉर्ड निकाल के देखा हूँ, कांग्रेस के समय पे प्रधानमंत्री कितना बार नॉर्थ ईस्ट में घुमाए। मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि अच्छा भी नहीं दिखता है।
मगर मेरा प्रधानमंत्री का, अपना प्रधानमंत्री का मैं बताना चाहता हूं, 62 टाइम्स, आज 63 हो गया, आज भी असम में है हमारा प्रधानमंत्री। 63 टाइम्स, इस समय के 63 टाइम्स प्रधानमंत्री इस 9 इयर्स में नॉर्थ ईस्ट विजिट किया है, रिकॉर्ड। इसमें 10% भी, इससे 10% भी कोई प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट में विजिट नहीं किया। आज हमारा अपना प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट विजिट किया है। वैसे ही केंद्रीय मंत्री जो मेरा जैसे जो छोटे छोटे मंत्री हैं, सभी लोगों को असाइनमेंट देकर एवरी मंथ जाना चाहिए, नाइट आउट करना चाहिए। सुबह जाके शाम को आना नहीं, नाइट आउट करना, सिविल सोसाइटी से मिलना, डेवलपमेंटल एक्टिविटी से मिलना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफिसर से मिलना, उसमें लोगों से समय इश्यूज लेना, रिपोर्ट बनाना, प्रधानमंत्री कार्यालय को हर मिनिस्टर रिपोर्ट देना। खाली जाना नहीं, ये टूरिज्म विजिट नहीं है, पॉलिटिकल टूरिज्म विजिट नहीं है। डेवलपमेंटल दृष्टिकोण से हमारा मिनिस्ट्रीज रेगुलर जाते रहते हैं। कोई भी मिनिस्टर नहीं गए, प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन जाता है, क्यों नहीं गया, क्या कारण है, जाना चाहिए। ऐसा एवरी मंथ कुछ एमओएस, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर जरूर विजिट करने के लिए हमारा प्रधानमंत्री बार बार करते हैं। उसके बाद अभी नॉर्थ ईस्ट का जो ऑफिसर्स, हमारा डोनर मिनिस्टर का ऑफिसर्स नहीं रहते थे, अभी प्रधानमंत्री जी आदेश दिया है, सभी 8 स्टेटों में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए कोऑर्डिनेशन करने के लिए अभी फील्ड ऑफिसर्स नियुक्त किया है। सभी सेक्रेटरीट में हमारा डोनर मिनिस्ट्रीज का ऑफिसर्स अभी खोला है। वैसा ही टूरिज्म दृष्टिकोण से भी जो रोड साइड व्यू पॉइंट्स हम बना रहे हैं, जो टूरिज्म दृष्टिकोण से पूर्वोत्तर में एक टूरिज्म टास्क फोर्स भी गठित किया गया और आने वाले दिन में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम प्रयास कर रहे। वैसे ही मैं पूरा विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट विकास नहीं हो सकते तो देश विकास नहीं होगा। जब तक नॉर्थ ईस्ट विकास होता है, जब भी देश विकास हो सकता है। जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट रीजन with over 11.8 million domestic visitors and more than 1 lakh international tourists last year visit किया है। To continue the momentum, taking so many initiatives to develop tourism potential in Northeast region. Northeast is becoming a front runner in 5G India and first 5G lab set up in across the all states. Friends, जो similarly while promoting natural farming, we are striving to develop a global brand for Northeast in hearty agri products. Finally, Northeast overall potential is growing with a push for private sector partnerships. Towards this, the first ever Northeast Investment Summit will be held very soon under leadership of the Sri Narendra Modi ji and Sri Amit Shah ji, Chairman of Northeast Council. The Northeast region is firmly on its way to emerge as India's important growth engine, Northeast. मैं आज नॉर्थ ईस्ट के सभी भाई बहनों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, दिल्ली में स्टेट कैपिटल में एक कल्चरल एंड सोशल इंस्टीट्यूट का आज भूमि पूजन हुआ है। 2 साल के अंदर ये पूरा डेडिकेट करना चाहते हैं। जो भी नॉर्थ ईस्ट के जो भी फेस्टिवल होता है, अंबेडकर भवन आने की जरूरत नहीं है, विज्ञान भवन आने की जरूरत नहीं है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के सेंटर में, कल्चरल सेंटर में ही आप लोगों का पूरा कार्यक्रम होना चाहिए। आपका कार्यक्रम नहीं होता तो दूसरे लोगों का कार्यक्रम उधर ही करेंगे। इसलिए एक कल्चरल सेंटर, नॉर्थ ईस्ट कल्चरल सेंटर अभी कोई स्थान नहीं था। नरेंद्र मोदी जी आदेश पर
एक परमानेंट सेंटर, रिसर्च सेंटर हो, जो नॉर्थ ईस्ट प्रोडक्ट का जो एग्जीबिशन हो, नॉर्थ ईस्ट प्रोडक्ट्स का सेल्स काउंटर हो, नॉर्थ ईस्ट सेंटर्स का जो भी केयर ऑफ एड्रेस हो, स्टेट कैपिटल में आज द्वारका में होने वाला है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा, हमारे नॉर्थ ईस्ट के पूरे जनता के द्वारा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस लगभग 130 करोड़ प्राइमरी एस्टिमेशन है, इसमें भी इंक्रीज, मगर पैसे के लिए हम पीछे हटने वाले नहीं है। जितने भी पैसे खर्च होगा हमारा मिनिस्ट्री के द्वारा इस नॉर्थ ईस्ट कल्चर सेंटर को अच्छे एक हम बना के आपके सामने देने वाले हैं। उसके साथ साथ जैसा आज स्टूडेंट्स का बहुत दिन का मांग था, नॉर्थ ईस्ट में हमारे लिए एक सेपरेट हॉस्टल होना चाहिए, इसके लिए भी बहुत दिन से पेंडिंग था। आज वो भी पूरा बिल्डिंग बनाकर लगभग 400 स्टूडेंट्स फर्स्ट फेज में 400 स्टूडेंट्स का जो हॉस्टल आज बन गई हैं, वो हॉस्टल कल से स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले एजुकेशन ईयर भी हो, कल से भी हो, उसका जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में इस हॉस्टल है। इसके लिए आने वाले दिन में अलग अलग जगह देश में भारत सरकार के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के कल्चरल सेंटर्स बनाने के लिए हम तैयार हैं। अलग अलग जगह जो भी स्टेट गवर्नमेंट इसमें आगे बढ़ते हैं, हम भारत सरकार के द्वारा उस कल्चरल सेंटर्स बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा हम प्रयास करेंगे। इस शब्द के साथ मैं जो भी आज समय देकर इस संडे के दिन भी सभी मिलने के लिए आप आए हैं, मैं हमारा डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। Thank you so much, Honorable Minister, Ministry of Donor Culture and Tourism and Development, Shri G. Kishan Reddy. Thank you so much, sir, for your very thought-provoking and inspiring words. Ladies and gentlemen, can we all put our hands together and we thank you, sir, for inspiring us and giving a lot of hope. As we approach to the concluding moments of the evening, may I request respected Joint Secretary, Ministry of Donor, Srimati Anuradha Jagti, to kindly propose the vote of thanks. माननीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी, माननीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जी, माननीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास और सहकारिता राज्य मंत्री जी, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री जी, माननीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री जी, पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती सांखूमी, माननीय संसद सदस्यगण, पूर्वोत्तर से आए हुए माननीय विधायक और अन्य विशेष आमंत्रित अतिथिगण, माननीय सचिव उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, माननीय सचिव उत्तर पूर्वी परिषद, वरिष्ठ अधिकारी, सभी प्रतिभागी और साथियों, आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। मैं पूर्वोत्तर सम्मेलन में आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री महोदय, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आपकी सम्मानित उपस्थिति ने हम सभी को प्रेरित किया है और कार्यक्रम में आपके व्यवहारिक योगदान से सभी प्रतिभागियों के अनुभव को समृद्ध किया है। आज के इस कार्यक्रम में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पिछले 9-10 वर्षों में उपलब्धियों को भी दर्शाया गया। हम इन सब उपलब्धियों और प्रयासों का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। पूर्वोत्तर सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान द्वारका का आधारशिला रखना और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में बराक छात्रावास का उद्घाटन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के प्रति हमारे समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज यहाँ विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति ने हम सभी को आगे और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। माननीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी के साथ साथ प्रत्येक वक्ता द्वारा साझा किए गए अनुभव से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में और अधिक सहयोग और बल मिलेगा। मैं इस आयोजन को सफल बनाने में सभी का समय, समर्पण और अमूल्य योगदान के लिए पुनः आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं और आशा करती हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में समृद्धि और विकास की दिशा में हमें आप सभी का सहयोग भविष्य में भी इसी तरह मिलता रहेगा। धन्यवाद। आभार आपका। और जी
इसके बाद तुरंत बाद कल्चरल परफॉर्मेंस से बहुत ही खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट के, और फिर डिनर है। और माननीय जी किशन रेड्डी जी की तरफ से ये आप सभी से अनुरोध भी है कि आप सभी डिनर करके यहाँ से जाएंगे। डोनर मंत्रालय की तरफ से आप सबसे ये विनती है। एक बार करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ आइए हम बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करें माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का, माननीय केंद्रीय डोनर संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी का, माननीय श्री किरण रिजिजू जी केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, श्री BL वर्मा जी माननीय राज्य मंत्री डोनर और सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार, प्रतिमा भौमिक जी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय सचिव चंचल कुमार जी डोनर मंत्रालय, और सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मोसेस चलाई सर एंड पद्मश्री से सम्मानित सांकोमी बालस्वाक जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम में, इस मंच पर जो आज बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सारगर्भित जो बातचीत हुई है, वो भविष्य के लिए हम सब के लिए बहुत सारी ऊर्जा देकर जा रही है। और आप सभी प्लीज़ बैठे रहेंगे, आप सभी कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए बैठेंगे, उसके बाद आप डिनर के लिए, डिनर करने के बाद ही आप यहाँ से जाएंगे। आप सभी से ये विनती है। देवी सज्जनों, हमारे पूर्वोत्तर का सारा रंग, हमारी संस्कृति के सुंदर छटा उसकी बहुत अनूठी है, बहुत अद्भुत है, और इसीलिए हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों की संस्कृति का ये सुंदर स्वरूप आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप सभी प्लीज सामने कोई ना खड़ा हो, स्टेज के और ऑनरेबल गेस्ट के बीच में आप ना खड़े हो, आप सभी बैठ जाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्टेज के सामने जो लोग भी हैं, आप प्लीज यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट्स, बी सीटेड प्लीज। आज हम अपने पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों, चाहे वो मणिपुर है, असम है, और इस तरह के अरुणाचल प्रदेश है, इन सभी राज्यों में इतने सारी हमारी अपनी अपनी अलग अलग कम्युनिटीज़ के कल्चर के ट्रेडिशंस हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, बड़ी रिच ट्रेडिशन है, बड़े खूबसूरत है। और इसलिए उनकी कुछ झलक आज इस सेलिब्रेशन के मौके पर, इस उत्तर पूर्वी सम्मेलन के मौके पर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और उसमें असम की बिहू के रंगों से लेकर अरुणाचल के और मणिपुर के और अलग अलग राज्यों की बहुत सारी सुंदर प्रस्तुतियां हैं। आप प्लीज़ स्टेज के सामने से हट जाएं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बैठ जाएं और कल्चरल परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी प्लीज़ बैठ जाइए। सामने से क्लियर कर दीजिए पैसेज, स्टेज के सामने का एरिया प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी बैठ जाएं प्लीज़। आप सभी जी, बस जस्ट क्लियर हो जाए सर। आप प्लीज सभी बैठ जाएं, आप प्लीज, आप लोग बैठिए प्लीज, प्लीज टेक योर सीट्स। We once again request everyone to kindly be settling down. Ladies and gentlemen, we are now about to begin with the art and culture section of this evening. What a momentous day, what a historical day where we celebrated the new beginning. Now we would proceed to the cultural segment of the evening. Once again requesting all our members who are right in front of the stage, members from press and media, we request you to kindly be seated as we wish to begin with our event without any further delay. स्टेज के सामने का एरिया आप सभी प्लीज़ क्लियर कर दें। और शुरुआत हम असम की बहुत ही खूबसूरत क्या, सबसे खूबसूरत कह सकते हैं आप, क्योंकि दुनिया भर में बिहू की बहुत धूम मचती है। और ख़ास तौर पर जो रंगाली बिहू है बैसाख के महीने में, उसका तो रंग अपने आप में बहुत ख़ास है। तो उसी रंगाली बिहू के साथ आज की हम कल्चरल परफॉर्मेंसेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। असम का पूरा प्रदेश, जहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी, नेचर ने इतना कुछ दिया हुआ, इतने सारे रंग हैं, और वहाँ की संस्कृति भी, खासतौर पर श्रीमंत शंकर देव जी जैसे महान समाज सुधारक, जिन्होंने हमारे समाज और धर्म और संस्कृति को एक ऐसा स्वरूप दिया, एक ऐसी सस्टेनेबल एक सिस्टम उन्होंने दिया, जिसकी वजह से आज भी वो ट्रेडिशंस, वो परंपराएं जो हैं वो फल फूल रही हैं। और इसीलिए उन्हीं परंपराओं में हमारा संस्कृति का रंग है। कैसा खूबसूरत अंदाज होता है जब हमारे मार्च अप्रैल के महीने में खेत खलिहानों में जब फसलें तैयार हो चुकी होती हैं, फसलें किसान के घर आ चुकी होती हैं, ऐसे में खुशी और उल्लास की कोई सीमा नहीं होती,
क्योंकि किसान के सारी जो उसकी कमाई है निर्भर करती है मौसमों पर, सीजन्स के ऊपर, और इसीलिए अगर अच्छा मौसम हो और अच्छी खेती हो जाए तो वैसे ही उसकी खुशी और उल्लास का रंग उसके जीवन में भरा रहता है। और ऐसे ही रंगों में बिहू का रंग जब खेत खलिहानों से लेकर गली मोहल्लों तक में देवियों सज्जनों, बिहू का रंग जो है जब युवाओं के थिरकन के साथ जो स्पंदन होता है वो सबको अपनी तरफ खींचता है। बिहू फेस्टिवल्स गली गली में होते हैं, मोहल्लों में होते हैं, शहरों में और राज्य स्तर पर होते हैं। बिहू क्वींस जब चुनी जाती हैं और एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है बिहू के रूप में आसाम में। तो उन्हीं रंगों को, उसी छटा को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमारे कलाकार नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपके सामने हम जिन्हें इनवाइट करने जा रहे हैं। Ladies and gentlemen, art and culture are two wonderful ways of preserving, strengthening a strong community sense of the place, forging personal identity and showing one's creativity. Art and culture boast multiple opportunities of learning, entertainment, leisure, personal growth, and improving communication with others. Northeast is the home to different genres of art and culture. Each state has its own unique folk and music. Today, we are going to present a glimpse of such traditions and celebration, and we will begin with Bihu, an indigenous folk dance from the Indian state of Assam related to Bihu festival, an important part of Assamese culture performed in group. The Bihu dances are usually performed with young men and women celebrating it together. तो आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सबके मिलकर एक साथ तालियां बजाएंगे और अपने कलाकारों को हम वेलकम करेंगे इस स्टेज पर। हमारी पहली परफॉर्मेंस फ्रॉम असम, द बिहू डांस। Ladies and gentlemen, presenting Bihu, which would be presented by a live music, one of the concerts which is going to be presented with live music. Over to the artist now. ডাল হুয়নি ওই নাচনি পোপো ফুলর পাহিতি তোমারে হুয়নি ওই নাচনি মিশিকিয়া হাহিতি দোল দিলিয়া কুপাহাতিত গুজিত গরে মালতি বিহু তলিত নাচি নাচি মারি যাবা ডুবৰি সাগৰৰে পানী নাচনি হৈ নীলাহানু বৰণীয়া আমাৰে নাচনি সঁচাকৈ কি যেনো মৰম লগা নচুৱাই থাকিবৰ নচুৱাই থাকিবৰ মন
असम का ये जोशीला और खूबसूरत मन को भाने वाला रंग देवी सजनों। और अब मणिपुर का एक बड़ा खूबसूरत रंग है। मणिपुर लैंड ऑफ जेम्स, नाम में ही मणि है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नाम इतना खूबसूरत है तो उस वो क्षेत्र कितना खूबसूरत होगा। ऐसा प्रदेश जहां दुनिया में अकेली फ्लोटिंग लेक जो है, लोकटक लेक जो है, इतनी फेमस है, वो उसी मणिपुर प्रदेश में। बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया में फेमस है। एक रंग और है उसका जो वहाँ के मणिपुरी रास के रूप में है, वहाँ के पोंगचोलम ढोलचोलम के रूप में है। लेकिन आज जो हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं वो है Lai Harabua. यस, A dance form from Manipur, a ritualistic performance, a dance which is dedicated to Sylvan deity. And its literal translation could be being and celebrating the gods' celebration. Ladies and gentlemen, presenting a dance form from Manipur, Lai Harabua. मणिपुर का लाई हराउबा। देवसदनों, पूर्वोत्तर का हमारा वो प्रदेश, भारत की भूमि को जब सूर्य की किरणें सबसे पहले जो छूती हैं जिस प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश। ऐसा प्रदेश जिसका वर्णन हमारे पुराणों में है, जिसका वर्णन महाभारत में है। और कहते हैं पुराणों में प्रभु पर्वत का जो उल्लेख मिलता है, वो पर्वत जो है वो पवित्र पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है। और ऐसी मान्यता है कि वही वो स्थल है जहाँ भगवान परशुराम ने अपने पापों से मुक्ति के लिए साधना की, तपस्या की। ऐसे पवित्र अरुणाचल प्रदेश का रंग है, एक खास रंग है, क्योंकि एक नहीं 3 कम्युनिटीज की तरफ से ये मिला जुला डांस है आपके लिए। Ladies and gentlemen, presenting our next performance from Arunachal Pradesh, the 3 major tribes, Naishi, Adi, Apatani, they're going to present a wonderful composition in front of you, and we are going to enjoy it.
A beautiful performance from Arunachal Pradesh, a dance form to celebrate the humankind. Ladies and gentlemen, our next presentation is Kabui Naga. Kabui Naga, this dance takes us to the extent mountains of Kabui villages of Manipur. This dance is noted for vigorous footwork. काबोई नागा डांस मणिपुर से, वही मणिपुर जहाँ का संगाई डियर जो है वो इतना खूबसूरत होता है, सिर्फ दुनिया में एक ही जगह उसी प्रदेश में पाया जाता है। लोकटक लेक के आसपास वो एरिया है जहाँ पर इस तरह के डियर दिखते हैं, बहुत कम हैं, और ऐसी प्रजाति है जो लुप्त हो रही है, उसको बचाने के लिए तमाम प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन बड़ा खूबसूरत सब मंजर है, बायोडाइवर्सिटी का सुंदर रंग है मणिपुर का, और उसी में एक रंग काबोई नागा।
मणिपुर का एक और रंग आपके सामने था। थैंक यू सो मच, आपका इतना प्यार मिल रहा है इन कलाकारों को। We now proceed to Sikkim and presenting Singicham or Kaziogonja dance, a dance which is a lion dance from Sikkim, whereby the dancers perform in a lion costume that represents the snow lion. It is a dance of the Bhutia people. कहते हैं 18th सेंचुरी में इसे सिक्किम के थर्ड चौग्याल चादर नामग्याल ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये भी लोगों में मान्यता है कि बुरी नज़र से बचने और बचाने के लिए या बुरी जो आत्माएं होती हैं उनसे बचने के लिए इस डांस को किया जाता है। तो आपके सामने प्रस्तुत है सिक्किम का बहुत ही मशहूर सिंगिचाम या कंचनजोंगा डांस।
सिंगी चैम यानी स्नो लॉयन का ये डांस आपके सामने सिक्किम के ये रंग बड़ा खूबसूरत है जो इन कलाकारों ने प्रस्तुत किया सिर्फ आपके लिए देवियों सज्जनों। Ladies and gentlemen, we now move to Meghalaya. The Wangala dance is a traditional harvest festival dance performed by the Garo people, an indigenous community residing in the northeastern part of India, Meghalaya. This vibrant dance celebration marks the end of the agricultural season and the onset of the harvest period. The name of the song that they're going to perform on is Ayomogise Karata, and it's a modern twist of Garo folk dance. मेघालय मेघों का प्रदेश है जहां आसमान में बादल छाए रहते हैं, खूब वर्षा होती है और हरा भरा इस प्रदेश में ऐसे ही रंग है जो बड़ा भाता है सबको। वनगाला डांस फ्रॉम मेघालय। Sendeng getaku anseng bearona chika songo gongin oksik sorokang kaksin siring song mau rokuna mengduramani kabato renato atsegetang rontal bea balwarang getsak ambil beabrang Kusiyong erotoka pananat sigri pangrang kasanang ngabewalang dengol kram siode salgi nikit domana nikat managisiko duramani kasina britareko ayo mogi segera ata abri sendeng getaku anseng Ayo mogi segera ata abri sindeng getaku ansing bearona acika songo gonggen oksik sorokran kasin sirang song mau rokuna mengduramani kabato rokuna mengduramani kabato
beautiful Vangala dance from Meghalaya. Ladies and gentlemen, we now bring to you the concluding presentation, the coming together of all the art forms that we just witnessed. The finale presentation is a fusion, and it marks the brotherhood, solidarity, harmony, and celebration of togetherness. आइए देखते हैं, ये स्पेशल रंग है आप सबके लिए, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी पहचान है, हर एक की अपनी अपनी खूबसूरती है, लेकिन जब सब एक साथ मिल जाते हैं तो वो भी एक रेनबो की तरह का खूबसूरत रंग होता है, सिर्फ आपके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन। सब एक साथ मिलकर भारतीयता के रंग में, रूप में और स्वर मिला देते हैं तो ये रंग बनता है। देव सज्जनों, डोनर मंत्रालय की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार। आदरणीय बीएल वर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय का बहुत आभार, जो कार्यक्रम के आखिर तक उन्होंने बैठकर अपना स्नेह हमको दिया है, और सभी डिग्निटरीज का बहुत बहुत आभार। जय। Thank you so much, ladies and gentlemen. We, with that, conclude our evening. That was a mark of togetherness, that was a mark of brotherhood and solidarity. We wish you all well. Please do not forget to put your phones on the ringing mode, and please kindly join us for the dinner. Namaskar. आप सभी डिनर के लिए प्लीज ज्वाइन करें। आप सभी डिनर के बाद ही यहाँ से जाएंगे। डोनर मंत्रालय की तरफ से, माननीय सचिव महोदय की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। ये एनर्जी, ये जोश, ये जुनून नॉर्थ ईस्ट को लेकर आगे बढ़ने का, आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है, और उस अमृतकाल में कर्तव्यकाल मानकर उसे हम निरंतर जो विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारे पूर्वोत्तर को, जो कि एक ग्रोथ के इंजन के रूप में देश के लिए काम करे, इसी उद्देश्य के साथ, इसी प्रण के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि।